देखिए प्रश्नावली 1.2 का चौथा सवाल है। 3 सवाल हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगला सवाल है कि HCF 306 और 657 यानी कि दो संख्याएं दिया है और दोनों संख्याओं का जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मौसौ 9 है, तो हमें लौसौ उन्हीं संख्याओं का लौसौ ज्ञात करने को बोला है। लेकिन हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा लौसौ गुणे मौसौ के बराबर होता है। ऐसा वेरीफाई करके हम चले आए हैं। पहले या दूसरे सवाल में ऐसा दिया था कि वेरीफाई करना था हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। तो हम वही फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF ये होता है। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 306 है और 657 है। इन दोनों का हमें क्या चाहिए? गुणनफल। तो हमने लिख दिया, बराबर है तो बराबर लगा दिया। LCM गुणे HCF, तो LCM हमसे पूछा है, LCM हमसे जानना चाहता है और HCF दे दिया है। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया है? 9। तो क्या मैं यहाँ से LCM निकाल सकता हूँ? बिल्कुल आसान है। तो 306 गुणे 657, ठीक है, 306 गुणे 657 और यह गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इसका भाग हो जाएगा। 9 बराबर कितना हो जाएगा? LCM बटा में 9 आ गया। काटेंगे, 9 त्रि 27, 3 बचेगा, 9 चौको 36। जब आप इसका गुणा कराएंगे 657 गुणे 34 बराबर LCM, तो LCM हमें निकल के आएगा। इन दोनों का गुणा आप कराएंगे तो आएगा 22 33 8, 22 33 33 8। इन दोनों का गुणा करा के देख लेंगे, 22 33 8, ये हमारा LCM हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है आपको एग्जाम में किसी तरह सवाल पूछ ले, हो सकता है आपको LCM दे के HCF पूछ ले, हो सकता है दोनों दे दे, इसमें से कोई एक संख्या दे दे तो एक संख्या पूछ ले, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी दोनों संख्याओं का गुणनफल इकट्ठा दे दे, आपको यहाँ गुणा करके पहले से दे दे और एक LCM दे दे, आपसे HCF पूछे। तो इस पर सवाल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 5वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अर्थात ये कहना चाहता है कि एक संख्या दिया है 6 का पावर n, आप n की वैल्यू कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, क्योंकि सवाल में कहा n प्राकृतिक संख्या के लिए। प्राकृतिक संख्या क्या है? n। तो n की जगह पे आप 1 रख के चेक कर सकते हैं, 2 3 4, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या लेकर आप चेक कीजिए। जब आप 6 के पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, 6 पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 अर्थात 36, और 6 का पावर 3 का मतलब 216, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 के 36, 6 के 216। तो आप जब इन संख्याओं को सॉल्व करेंगे तो ये पूछना चाहता है कि क्या ऐसा हो सकता है किसी केस में कि इकाई का अंक 0 आ जाए। तो हमने 1 सॉल्व किया, देखा नहीं 0 नहीं आया, 2 सॉल्व किया नहीं 0 आया, 3 सॉल्व किया नहीं 0 आया। कोई भी प्राकृतिक संख्या रख के हम सॉल्व करते गए, आखिर कहाँ तक सॉल्व करें, है ना? बात बनती है कि कहाँ तक सॉल्व करें। तो हमने कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट किया। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अभी तक तो 0 नहीं आया, हो सकता है आगे कहीं 0 आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। ऑलवेज क्या आने वाला है? 6 6 6 6। अब कितने भी टाइम 6 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, इकाई का अंक हमेशा 6 होने वाला है। तो 6 का पावर n 0 पे तो समाप्त तो हो ही नहीं सकती। आपको जवाब मिल चुका है, लेकिन इसके अंदर छिपे कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या है कि अगर कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 है ले लें, जैसे मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, एक संख्या मान लीजिए 250 ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी संख्या ले ले जिसके इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। ठीक है, उसके बाद से हमने इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट किया, तो हमें 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 2 और 5। 20 का 2 दाएं में 20, 2 पच्चे 10, 5 एकम 5। 30 का 15 दूना 30, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। ठीक है, और हमने 250 का किया, 2 से 125, 5 से काटेंगे, 25 पच्चे 125, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। तो हमने क्या दिखा कि 10 का जब मैंने गुणनखंड किया तो क्या मिला? 2 गुणे 5। 20 का किया तो क्या मिला? 2 गुणे 2 गुणे 5। और 30 का किया तो क्या मिला? 2 गुणे 3 गुणे 5।
और उसी तरह जब मैंने 250 का किया तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 मिला। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। हमने उन संख्याओं का गुणनखंड किया है, अभाज्य गुणनखंड, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 है या जो संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो हमने एक चीज कॉमन पाया। कॉमन चीज ये थी कि हर संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है, 2 और 5 शामिल है, 2 और 5 शामिल है, 2 और 5 शामिल है। मे भी कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आ जाए, इट डजंट मैटर कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आ जाए, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर कोई संख्या इकाई पर समाप्त होती है, 0 पे समाप्त होती है इकाई का अंक, तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। यह सत्य है कि अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त है तो वह उसका जो गुणनखंड होगा वह 2 और 5 अवश्य ही उसमें शामिल होगा। हो सकता है 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त है तो वह 10 का मल्टीपल रहा होगा और 10 से कटेगा। 10 दहा में 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 25 दहा में 250। तो ये संख्या 10 से कट रही है। 10 से कट रही है का क्या मतलब है कि यह संख्या 10 का गुणनखंड क्या होता है? 2 और 5। यह संख्या 2 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है। कोई संख्या 10 से कट रही है तो 10 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 मिलेगा, यानी कि वह संख्या 2 से भी कट रही है, वह संख्या 5 से भी कट रही है। कोई संख्या 10 से कट रही है तो 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। मैं ये ऐसा कहना चाहता हूं। तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं ना कहीं 2 और 5 का रहना आवश्यक है। अगर कोई अंक, कोई संख्या 0 पे समाप्त होती है, इकाई का अंक 0 है तब। ठीक है, लेकिन जब मैंने इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्या 6 का पावर n, अब हम अपने सवाल पे आते हैं। 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 को लिख सकते हैं, और इसका पावर n। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे तो 2 का भी पावर n हो जाएगा और 3 का भी पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। n की कोई वैल्यू रही होगी, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कोई रही होगी। तो यह संख्या 2 जो है जितना n है उतनी बार आया होगा, और ये संख्या 3 n जितना है उतनी बार आया होगा। लेकिन आप बताएं 2 और 3 के अतिरिक्त भी कोई संख्या आ सकती है क्या? क्या इस गुणनखंड में 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा भी कोई संख्या है? तो आप कहेंगे सर नहीं, 2 है जितनी बार भी है, 2 है जितनी बार भी है, 3 है, लेकिन 2 और 3 के अतिरिक्त कोई इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब तो ये बनता है कि इसमें 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह 6 का पावर n कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 पे समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना क्या है? आवश्यक है। किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 और 5 है तो वह संख्या 0 पे समाप्त होगी, अगर नहीं है तो वह 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, कोई भी संख्या 0 पे समाप्त तभी हो सकती है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 हो, लेकिन 6 पावर n में के गुणनखंड में केवल 2 है किंतु 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। इसका रीजन लिख लेते हैं कि 6 का पावर n, संख्या 6 का पावर n 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं समाप्त हो सकती है? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो शामिल है, 2 तो शामिल है, किंतु 5 नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए जरूरी है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल भी हो और 5 भी शामिल हो, लेकिन यहाँ 2 तो शामिल है किंतु 5 शामिल नहीं है, इसलिए यह संख्या कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6वां सवाल दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और j भाज्य संख्या क्यों है। ये दोनों संख्याएं आपको बता दिया है,
कि ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं, लेकिन क्यों है इसका हमें रीजन देना है। हम जानते हैं कि कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो उसका 2 से अधिक फैक्टर हो सकता है। अगर किसी संख्या का 2 से अधिक फैक्टर है तो डायरेक्ट बोला जा सकता है कि वह भाज्य संख्या है। ये चीज़ मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई संख्या भाज्य तभी हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 4, यह भाज्य संख्या है तो इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। जैसे यह संख्या 1 से कटेगी, स्वयं की संख्या 4 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, तो इसके फैक्टर कितने मिले? 1 2 3, 3 फैक्टर मिल गए। 2 से अधिक है तो कोई भी संख्या का फैक्टर अगर 2 से अधिक है तो वह संख्या क्या है? भाज्य है। लेकिन अगर मान लीजिए एक संख्या मैं 13 लिख देता हूँ, यह अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किससे? एक से कटेगी और एक स्वयं की संख्या 13 से कटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या के कितने फैक्टर है? केवल 2 ही फैक्टर है, तो ये अभाज्य है। जब केवल 2 फैक्टर है तो अभाज्य है, लेकिन 2 से अधिक फैक्टर है, यानी कि एक और स्वयं की संख्या तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन कोई एक तीसरा भी फैक्टर मिल जाता है, अर्थात 2 से अधिक हो गए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। तो अगर इन्हीं संख्याओं में मैं ये दिखा दूं कि इन संख्याओं का 2 से अधिक फैक्टर है तो मैं कह सकता हूं कि ये कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्या। ये हमसे पूछना चाहता है। तो पहला है 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इन दोनों में से 13 कितने पदों की संख्या कितनी है? यहाँ मल्टीपल के रूप में है ना, मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये पदों की संख्या केवल 1 है और एक पदों की संख्या इधर 1, तो 1 1 कितने हो गए? 2 पदों की संख्या इधर, पदों की संख्या 1 इधर है, तो दोनों पदों में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे सर इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 कॉमन लिया जा सकता है। जब आप 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 7 × 11 × 13 तो कॉमन आ गया, अब प्लस का 13 पूरा कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा होगा, तो कितना? 1। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 13 × 11 7 77 कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, अब आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। 13 × 78 का क्या हो सकता है? 78 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39 दूना 78, 3 से काटेंगे, 13 तिहाई 39, 13 कम 13, तो आप क्या पाए? 2 × 3 × 13 78 का। अब आप मुझे बताइए कि ये जो संख्या दी थी ना, इस संख्या का ये संख्या क्यों है भाज्य? क्यों है भाज्य? इसलिए है क्योंकि ये संख्या चाहे जो भी रही हो, जिस भी संख्या का मैंने ये गुणनखंड प्राप्त किया, यह 2 से अधिक फैक्टर है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड इसके हैं, इसलिए यह संख्या क्या है? भाज्य है। तो लिखेंगे दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए दी गई संख्या क्या है? संख्या भाज्य है, भाज्य। अगर केवल 2 फैक्टर मिले होते तो वो क्या होते? अभाज्य होते। लेकिन जो भी संख्या है हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि दी गई संख्या में क्या है? 2 से अधिक फैक्टर है। ठीक है, ये बात समझ में आई? मिटा दूं और एक दूसरी संख्या को स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, अब मैं इसका क्या इसमें कॉमन ले सकता हूँ? 2 पदों की संख्या 2 है, यहाँ पे गुणा के रूप में है, सब तो पदों की संख्या 1 और 1 पद, 2 पद हो गए, तो इसमें दोनों पदों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, 5 तो कॉमन ले लिए ना, तो 5 हटा देते हैं। ठीक है, 5 हट जाएगा, 6 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब ये तो बचेगा, अब प्लस का कितना हो जाएगा? 5 यहाँ से कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई संख्या तो प्राप्त होगी। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि जो भी संख्या रही हो उसका एक गुणनखंड 5 है, ये जो संख्या मिलेगी वो तो होगी ही, और 1 अपने पास से मान सकते हैं। किसी भी संख्या का एक गुणनखंड तो होता ही होता है, तो अगर एक संख्या को एक ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या फर्क पड़ता है? तो एक गुणनखंड ये मिल गया, एक गुणनखंड ये मिल गया, और ये जो संख्या प्राप्त होगी वो तो होगी ही। हो सकता है इसका और भी फैक्टर किया जा सकता है, जो भी संख्या मिलती हो उसका और भी तो फैक्टर मिल सकता है, हमें इससे मतलब नहीं है। मैं इतना चाहता हूँ कि बस मुझे 2 से अधिक दिखना चाहिए, 2 से अधिक कितना है इससे मतलब नहीं है। हो सकता है इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2 से अधिक और मिल जाए, लेकिन इतना फर्क हमें यहीं पे पता चल गया कि एक गुणनखंड तो ये आने वाला है, इसके अंदर है ये आने वाला है, और एक मैं स्वयं से मान सकता हूँ। यानी कि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, लिख सकते हैं कि दी गई
संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह क्या है, अतः यह भाज्य है। कोई भी संख्या हो, अगर 2 से अधिक आप गुणनखंड दिखा देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ध्यान दीजिए बाबू, ये अंतिम सवाल है प्रश्नावली 1.2 का 7वां। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। उसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। माना वे दोनों एक ही स्थान से समान समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया और रवि की कहानी है। सोनिया एक लड़की है, रवि एक लड़का है, जो खेल के मैदान में बना एक वृत्ताकार पथ है और उस पर वे चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक ही साथ और एक ही समय में चलना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं यह पॉइंट ए है और इस बिंदु ए पर ये दोनों खड़े हैं, सोनिया और रवि। सोनिया लड़की है इसलिए थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है। कितना मिनट, 18 मिनट बाद वह क्या कर रही है, पुनः जहाँ से चली है वहाँ पे चली आ रही है, अर्थात एक चक्कर काट ले रही है। लेकिन रवि फास्ट चल रहा है, ठीक है, फुर्ती दिखा रहा है और 12 मिनट लग रहा है और जहाँ से चला है वहीं पर पुनः पॉइंट ए पर आ जा रहा है। कहानी है सोनिया और रवि की, ठीक है। सोनिया और रवि दोनों पॉइंट ए पे खड़े हैं और दोनों एक ही दिशा में, मान लेते हैं इसी दिशा में चलना वो स्टार्ट करते हैं। और क्या होता है कि सोनिया घूमते 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 18 मिनट बाद अपने जगह पे पहुंच जाती है। फिर से रवि घूमते घूमते जाता है और 12 मिनट में ही अपने जगह पहुंच जाता है। मतलब यह है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 ही मिनट लगता है। जल्दी कर लेता है रवि, फास्ट चलता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ से चलना जब स्टार्ट करेंगे तो एक आगे पीछे हो जाएगा, रवि आगे चला जाएगा। रवि क्योंकि तेज चल रहा है ना, क्योंकि वो 12 मिनट में ही पूरा करना चाहता है, और सोनिया 18 मिनट, ज़्यादा टाइम लेगी तो धीरा चलेगी, ठीक है। तो रवि जल्दी जल्दी करते हुए इससे आगे निकल जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आएगा कि जब रवि और सोनिया उसी प्रारंभिक स्थान ए पर मिलेंगे, कभी ना कभी मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे वो हमसे टाइम पूछना चाहता है, कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए रवि जब एक चक्कर लगाएगा, रवि के लिए, रवि की हम बात कर रहे हैं, रवि जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना टाइम लेगा, रवि 12 मिनट, 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा और कहाँ पे आ गया है, पॉइंट ए पर। कॉन्सेप्ट को समझिए, रवि 12 मिनट ऐसे घुमा और पुनः अपनी जगह पे आ गया। फिर से वहां से चलना स्टार्ट किया दूसरा चक्कर के लिए, दूसरा चक्कर लगाया और पुनः वह कहाँ आ गया, पॉइंट ए पर। लेकिन फिर से तो 12 मिनट लगे होंगे, तो 12 मिलके कितने हो गए, 24 मिनट, ठीक है। फिर से तीसरा चक्कर भी रवि लगाएगा, फिर से तीसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर में घूमता घूमता गया और पुनः अपनी जगह पे पहुंचा, फिर से उसको 12 मिनट लगे होंगे। तो 12 12 12 12 दूनी 24, 12 कितना हो गया, 36 मिनट हो गया। प्रथम 12 मिनट में कहाँ एक चक्कर लगाया, अपने जगह पे पहुंच गया। दूसरे 12 मिनट में कहाँ 2 चक्कर हो गया उसका, और 3 चक्कर लगाने में उसको कितने लग गए, 36 मिनट लग गया। ठीक, सोनिया की कहानी सुनिए। सोनिया का क्या क्या है। सोनिया जब एक चक्कर लगाई होगी ए से पुनः ए पॉइंट पे पहुंचने पर, एक चक्कर लगाई होगी, कितना मिनट लगा होगा, 18 मिनट। लेकिन दूसरा चक्कर लगाई होगी तो कितना मिनट लगा होगा, 36 मिनट, क्योंकि 18 मिनट में एक चक्कर, फिर से दूसरा चक्कर लगाने में कितना हो गया होगा उसका, 36 मिनट। मैं केवल कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ। सवाल बड़ा आसान है, 2 लाइन का सवाल है, आप लगा लेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए कि सोनिया को क्या ए से चलना पड़ा और कितना लगा, 18 मिनट। फिर से यहाँ से चली, फिर से 18 मिनट, यानी कि 36 मिनट में पुनः कहाँ पे आ गई है, ए पर। लेकिन वही रवि 36 मिनट पे ए पे आ गया, लेकिन कितने चक्कर लगा लिया, 3 चक्कर। 36 मिनट में 12 तिहाई 36, 12 मिनट का कितना चक्कर लगा लिया, 3 चक्कर। और कहाँ है रवि, अपने जगह पे है। और सोनिया 18 मिनट 18 मिनट, 18 दूना कितना हो गया, 36, 2 चक्कर लगाई, कहाँ है, अपने जगह पर। लेकिन 36 मिनट वाले समय पर, यानी कि 36 मिनट बाद रवि भी उसी जगह है, सोनिया भी उसी जगह है, ठीक है। अब एक चीज हम देखते हैं,
हम ये देखते हैं कि 12 का अगर पहाड़ा पड़ा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, और 18 का पहाड़ा पड़ा जाए तो 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 24। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में 36 क्या है, कॉमन है। 18 का मल्टीपल मैंने लिखा, 12 का मल्टीपल मैंने लिखा, ये दोनों मल्टीपल है 18 और 12 के, और इस मल्टीपल में जो सबसे लोवेस्ट है वह क्या है, 36 है, और कॉमन भी है। हो सकता है आगे और भी कोई दोनों संख्या कॉमन हो, लेकिन अभी तक जो सबसे पहली संख्या, सबसे लोवेस्ट संख्या जो कॉमन मिली है वह कितना है, 36 है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे लोवेस्ट है, कॉमन भी है, और ये क्या है, मल्टीपल है, किसी संख्या का मल्टीपल है। तो आपने क्या देखा, LCM लॉसो, ये क्या है, दरअसल ये जो 36 है यह दी गई संख्या का क्या है, लॉसो है। अर्थात अगर मैं 12 का और 18 का लॉसो निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि सोनिया और रवि किस समय में एक ही स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो ये जो हमें पता चल रहा है ना कि 36 मिनट बाद आपस में मिलना है, यह 36 दरअसल कुछ नहीं है, यह है तो क्या है, एलसीएम है। क्यों, क्योंकि यही है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दी गई संख्या का मैंने मल्टीपल लिखा और उसमें से हमने कॉमन ढूंढा, और कैसा कॉमन था, सबसे लोवेस्ट था, इसलिए क्या है, एलसीएम है। और हमें पता चला कि ये पूरी कहानी जो थी वह एलसीएम के लिए है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लेके गया हूँ। सवाल कैसे लगेगा, हम जानते हैं कि ये सवाल किस पे बेस है, एलसीएम पे बेस है, इसलिए हम यह क्या निकाल देंगे, एलसीएम मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मिलने का समय, दोनों के मिलने का समय, सॉल्यूशन में बहुत कुछ नहीं लिखेंगे, वो केवल समझाने के लिए लिखे थे। लिखेंगे दोनों के मिलने का समय, मिलने का समय 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम होगा, दोनों का एलसीएम होगा। तो 18 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 का क्या होगा, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3, और 12 का क्या होगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। तो हमने 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 पाया, और 12 का कितना पाया, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे, कॉमन है उसको तो लिखेंगे, कॉमन है उसको तो लिखेंगे, और जो बच गया, क्या बच गया, 3 और 2, तो 3 और 2 भी लिख लेंगे। आप गुणा कराएंगे, 3 दूनी 36, 18 दूना 36, यानी कि दोनों कितना, 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट, दोनों प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। बस